Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the second portion of reactions of aldehyde and ketones, that is acid catalyzed reactions. हमने लास्ट लेक्चर में ये तय किया था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के तमाम रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये एमसीक्यू भी हमने फाइनल किया था। और बेस कैटालाइज रिएक्शन में हमने तय किया था कि पहले स्टेप में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, तब जाकर रिएक्शन आगे बढ़ता है। लेकिन याद रखें, एसिड कैटालाइज रिएक्शन के मैकेनिज्म में मैंने ये बात गुजारिश की थी कि ये रिएक्शंस वीक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए होते हैं। यानी अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है या कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो बेस कैटालाइज रिएक्शन के जरिए से एल्डिहाइड और कीटोन प्रोसीड कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैं तो उनके लिए हमें एसिड कैटालाइज रिएक्शन सूट करते हैं। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको करवा दिया था शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब इस केस में हम डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे पॉलीमराइजेशन है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, इसी तरह रिडक्शन है, इसी तरह हमारे पास एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं। तो इन रिएक्शंस को तफसील से हम लेकर चलते हैं। इनमें जो सबसे पहला रिएक्शन वो पॉलीमराइजेशन। पहले ये याद रखें, पॉलीमराइजेशन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की होती है। कीटोन इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में प्रोसीड नहीं करते और ये रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 की मौजूदगी में होता है। इसका मतलब ये एमसीक्यूज भी हमें आ सकते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 चाहिए और कीटोन्स ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छा, जब पॉलीमर हमने बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनेगा दैट इज कॉल्ड मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम जस्ट पहचान के लिए हमने रख दिया मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। कैसे बनेगा? ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपने ले लेने। जब आप 3 मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करेंगे, इस फार्मूले को पढ़ते हुए आपने गलती नहीं करनी। अक्सर प्रोडक्ट बनाते हुए गलती इस वजह से होती है कि हम फार्मूले को गलत पढ़ रहे होते हैं। मतलब अक्सर बच्चे इसको कनेक्ट करने में गलती कर देते हैं क्योंकि वो दरमियान वाला स्टेप छोड़ देते हैं। और दरमियान वाला स्टेप इसलिए छोड़ते हैं कि वो इस रिएक्शन को रट्टा लगाते हैं, तरतीब नहीं सीखते। मैं बार बार ये अर्ज करता हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन हो या कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो, जब आप एक सीक्वेंस से लिखना शुरू करते हैं तो फिर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसा कि देखें, आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड है, आप इसको कैसे पढ़ते हैं? CH2O। तो आप इसको इस तरह पढ़ लें, CH2O। 3 मॉलिक्यूल्स को एक तरतीब से लिखें और इस तरह लिखें कि 6 कोने वाला स्ट्रक्चर बन जाए। ये आपने स्केच ज़हन में रखना है। मतलब देखिए, मैंने बनाया है CH2O CH2O CH2O। असल मॉलिक्यूल लिखी है मैंने, अभी पॉलीमर नहीं बनाया, सिर्फ उनको डिजाइन किया है 6 कोने वाले स्ट्रक्चर। अब ये वाला डबल बॉन्ड इधर जाकर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी डबल भी सिंगल हो गया और यहां जहां बॉन्ड नहीं था वहां भी सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला डबल भी यहां आकर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये वाला डबल भी यहां आकर सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ले जी, मैंने कनेक्ट कर दिया। ये देखें, जहां जहां बॉन्ड नहीं था वहां वहां सिंगल बॉन्ड बन गया और बनने वाली साइक्लिक पॉलीमर ये एक हेट्रोसाइक्लिक नेचर का कंपाउंड बन गया। ये भी एमसीक्यू आ सकता है आपको, और इसका नाम भी एमसीक्यूज में आ सकता है, दैट इज मेटाफॉर्मेल्डिहाइड। फिर एक और चीज देखिए, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 थी, जबकि यहां आकर कार्बन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो चुकी है। ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपने साथ साथ तैयार कर लेने। अब आप देखें, मैं इस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली करने लगा हूं। सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड की जगह मैंने क्या लिख दिया? एसिड एल्डिहाइड।
यानी पहले दाएं और बाएं दोनों तरफ हाइड्रोजन थे, अब एक तरफ तो हाइड्रोजन है जबकि दूसरी तरफ मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। तो अब आपने क्या करना है, इसी तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है आपने, सेम बिल्कुल 6 कोने वाला। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, आपने यहां पर 2 हाइड्रोजन लगाने की बजाय 1 हाइड्रोजन लगाना है, जबकि दूसरे हाइड्रोजन की जगह आपने बाहर वाली साइड पर मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है। यानी 6 कोने वाला स्ट्रक्चर और ऊपर एक मिथाइल बाहर की तरफ, नीचे भी एक मिथाइल बाहर की तरफ, इधर भी एक मिथाइल बाहर की तरफ, यानी 6 कोने वाले स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ 3 मिथाइल ग्रुप आपने अटैच कर दिए। ये देखिए मैंने किए हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसको पढ़ लूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O, 1 2 3। अब आपने 6 कोने वाला स्ट्रक्चर दोबारा डिजाइन करना है। डबल बॉन्ड यहां जाकर सिंगल बना देगा, डबल बॉन्ड यहां जाकर सिंगल बना देगा, और यहां से भी डबल यहां जाकर सिंगल बॉन्ड बना देगा। ये देखिए मैंने बनाया, और सारे मिथाइल ग्रुप रिंग से बाहर वाली साइड पर हैं। ये भी हमारे पास एक हेटेरोसाइक्लिक नेचर का कंपाउंड बन गया। इसमें भी डाइल्यूट H2SO4 की जरूरत पड़ेगी, और इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो चुकी है, और इसमें भी कोई साइड प्रोडक्ट नहीं है, इसमें भी कोई साइड प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन इसका जो नाम रखा गया अपनी पहचान के लिए, आसानी के लिए, दैट इज पैरा एल्डिहाइड। तो नाम भी आपको MCQs के लिए तैयार कर लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एडिशन ऑफ एल्कोहल। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू एसीटल, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ एल्डिहाइड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अल्कालाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम अल्कालाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या करेंगे, आप एल्डिहाइड में अल्कोहल डाल दें। भाई जब आप एल्डिहाइड को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपकी कोशिश ये होती है कि ये इसका फंक्शनल ग्रुप कहीं ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो इस ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए आप इसके फंक्शनल ग्रुप की मास्किंग कर देते हैं। मास्किंग करने का मतलब होता है कंपाउंड के उस हिस्से को छुपा देना, ताकि उस हिस्से के ऊपर कोई चीज आकर रिएक्ट ना करे। जैसे हम लोग किसी चीज के ऊपर स्प्रे करते हैं और हम चाहते हैं कि वो खास हिस्सा स्प्रे हो, बाकी हिस्सा महफूज रहे, तो हम बाकी सारे हिस्से के ऊपर कवर चढ़ा देते हैं और उस हिस्से को पेंट कर लेते हैं, बाद में कवर उतार देते हैं, तो हमें हमारा वो हिस्सा महफूज रहता है। बिल्कुल उसी तरह हम एल्डिहाइड में अल्कोहल डाल देते हैं, और अल्कोहल डालकर हम इसके फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अल्कोहल के 2 हिस्से हैं। अब आप देखिए, एक मॉलिक्यूल आपको ये नजर आ रहा है, एक और मॉलिक्यूल यहां पर लिख लेते हैं, C2H5OH। अब होगा क्या, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है इसके अंदर। इस कार्बोनाइल ग्रुप के 2 हिस्से हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। आपने करना क्या, एक अल्कोहल में से इथाइल ग्रुप जाकर कार्बोनाइल कार्बन से अटैच हो जाएगा, और दूसरी अल्कोहल में से ये वाला एथोक्साइड कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। दोबारा सुन ले मेरी बात तवज्जो से, आपने घबरा नहीं जाना कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है। पहले तो आप एल्डिहाइड पर नजर रखिए, इस एल्डिहाइड पर जिसमें आप एडिशन कर रहे हैं। अब एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल ग्रुप के 2 हिस्से हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। यानी कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है उसके साथ आपने एथोक्साइड को अटैच कर देना है, यानी C2H5O नेगेटिव को कार्बोनाइल कार्बन से अटैच कर देना है। जबकि ऑक्सीजन के साथ आपने इथाइल ग्रुप को अटैच कर देना है और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देना है सिंगल बॉन्ड में, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। देखिए मैंने तरतीब से लिखा है, ये सेंटर वाला कार्बन ये लिखा है मैंने, उसके लेफ्ट साइड पर मिथाइल ग्रुप था, ये मिथाइल ग्रुप आ गया, इसके राइट साइड पर हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है। अब एक तरफ आपके पास कार्बन के साथ आ गया C2O, C2H5,
और ऑक्सीजन के साथ आ गया C2H5। ये जो कंपाउंड बना है इसे कहते हैं हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। और इसका आईयूपैक नेम भी आपको आना चाहिए, ये एमसीक्यू में आ चुका है। ये कार्बन की चेन है, 2 कार्बन वाली चेन है, कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, और कार्बन नंबर 1 पर 2 इथॉक्सी ग्रुप अटैच है। तो आईयूपैक नेम भी एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। इसका आईयूपैक नेम बनता है 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन। 1 कार्बन के ऊपर ये भी इथॉक्सी, ये भी इथॉक्सी, तो हम लिखेंगे 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन। और याद रखें इस रिएक्शन के लिए इथाइल अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस दोनों का ड्राई हालत में होना लाजमी है। दोबारा सुन लें, इथाइल अल्कोहल भी ड्राई होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर ना हो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इस्तेमाल करनी है, वो भी ड्राई हालत में होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं मौजूद होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, ये आपका एसीटल बन गया। आपने एल्डिहाइड को एक शहर से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये दोबारा अपने असल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, उसी एसीटल में पानी ऐड कर देंगे। जो ही पानी ऐड करेंगे ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होकर ये अपने असल रिएक्टेंट यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अल्कोहल से अलग कर लेंगे। तो इस तरह हमने फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर लिया। याद रखें, कीटोन्स इस तरह के रिएक्शंस नहीं देती। जैसे पॉलीमराइजेशन में भी मैंने अर्ज किया कि कीटोन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती, इसी तरह अल्कोहल की एडिशन भी सिर्फ एल्डिहाइड में होती है। कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहले तो इसको समझ लें, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये रिडक्शन 2 तरह से हो सकती है। एक तो कैटालिटिक रिडक्शन है, निकल कैटालिस्ट या प्लेटिनम की मौजूदगी में H2 मॉलिक्यूल ऐड होगा। ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, एसीटोन। मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। आप गौर करें, यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है। आपने जब भी रिडक्शन करनी है कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन करनी है। 2 हाइड्रोजन है आपके पास, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दें, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दें। ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन, कार्बन को दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन, कार्बन को दूसरा हाइड्रोजन। अब जब रिडक्शन हो जाएगी तो डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, और दिस रिडक्शन इज कॉल्ड कैटालिटिक रिडक्शन। ये जो लेफ्ट साइड पर मैं शो कर रहा हूं ये कैटालिटिक रिडक्शन कहलाती है। आप याद रखें, एल्डिहाइड की जब भी आप रिडक्शन करेंगे प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, और एसीटोन या किसी भी कीटोन की जब आप रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। ये 2 एमसीक्यूज हमने नोट कर लिए। एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन की रिडक्शन से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल, मेथानल is converted into methanol, ethanol is converted into ethanol, propanone is converted into 2-propanol। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि कन्वर्ट दिस इनटू दैट। तो 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कैटालिटिक रिडक्शन, हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और convert methanol into methanol, ethanol into ethanol, propanone into 2-propanol। ये है कैटालिटिक रिडक्शन। अब चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, NaBH4, सोडियम टेट्राहाइड्राइडोबोरेट, नाम आपको आना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। और एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं NaBH4। आप यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन याद रखें NaBH4 सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन कर सकता है, C डबल बॉन्ड O की रिडक्शन कर सकता है। NaBH4 C डबल बॉन्ड C की रिडक्शन नहीं कर सकता, C डबल बॉन्ड N की रिडक्शन नहीं कर सकता, जबकि इसके मुकाबले में निकल कैटालिस्ट 3 तरह की चीजों को रिड्यूस कर सकता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इन तीनों को रिड्यूस कर सकता है निकल कैटालिस्ट, जबकि NaBH4 सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर सकता है। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने यहां प्रोडक्ट बनाई थी बिल्कुल उसी तरीके से प्रोडक्ट यहां बनेगी, फर्क सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का है। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 को हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐड कर देते हैं। फर्ज करें हमने कोई एसिड डाल दिया, जो ही एसिड डालेंगे NaBH4 विल बिकम आयोनाइज्ड। सोडियम आयन अलग हो गया और BH4 आयन अलग हो गया। इसे पढ़ते हैं टेट्राहाइड्राइडोबोरेट। ये एक सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा, टेट्राहाइड्राइडोबोरेट। ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा, अनस्टेबल होता है, टूट जाता है, BH3 अलग हो जाएगा और इसमें से हाइड्राइड आयन पैदा होगा। ये MCQ आपको आ सकता है कि टेट्राहाइड्राइडोबोरेट किस चीज का सोर्स है। हम कहेंगे हाइड्राइड आयन का सोर्स है, और ये हाइड्राइड आयन जाकर अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। कोई भी चीज हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके ऊपर जाकर हाइड्राइड आयन ने अटैक करना है। जो ही अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और ये बन गया मेथ ऑक्साइड आयन, यानी एल्क ऑक्साइड आयन। अगर यहां मिथाइल ग्रुप है तो मेथॉक्साइड आयन, इथाइल ग्रुप है तो एथॉक्साइड आयन, वगैरह वगैरह। अब ये जो मेथॉक्साइड आयन है, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखिएगा। तो पानी में से ये मेथॉक्साइड आयन प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एमडी कैट का क्वेश्चन है कि ये जो एल्क ऑक्साइड इस मैकेनिज्म में बनता है, ये प्रोटॉन कहां से एक्सट्रैक्ट करता है? हम कहते हैं ये पानी में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। यह भी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव की तरफ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है, और इसमें से इंपॉर्टेंट MCQs भी एलैबोरेट किए जाते रहे। सबसे पहले देखिए अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब है कि आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दें, बाकी बच जाएगा NH2 ग्रुप, और जहां से आपने हाइड्रोजन एटम निकाला वहां आप G लगा दें, G फॉर जनरल ग्रुप। जनरल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे NH2 लगा सकते हैं जनरल ग्रुप की जगह, हाइड्रो ऑक्साइड लगा सकते हैं, सेमी कार्बाजाइड लगा सकते हैं, या फिर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल अमाइन लगा सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी या इसके अलावा भी कोई जनरल ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, इसका जनरल रिएक्शन जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि एक्चुअली रिएक्शन होगा कैसे। रिएक्शन इस तरह से होगा कि ये मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप है। बेटा तवज्जो करें, इस कार्बोनाइल ग्रुप के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव है और दूसरा हिस्सा पार्शियल नेगेटिव है। दो ही हिस्से हैं। बार बार रिएक्शंस में ये बात मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कार्बोनाइल ग्रुप ही रिएक्शन का महवर और मरकज है। दाएं बाएं क्या लगा हुआ है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाएं और बाएं वाले कंपोनेंट्स वो या एल्डिहाइड को शो करेंगे या कीटोन को, और उससे सिर्फ स्पीड ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा, मैकेनिज्म पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आपने लिख दिया अमोनिया का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से मुराद अमोनिया में से हाइड्रोजन निकालकर जनरल ग्रुप लगा दें। अब नाइट्रोजन पर लोन पेयर मौजूद है, तो लोन पेयर वाला ये नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर,
अब देखिए जो ही कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, यहां आ गया NH, एक हाइड्रोजन यहां से आपने ऑक्सीजन को दे दिया। यहां 2 हाइड्रोजन थे टोटल, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया और पीछे बच गया NH। तो ये देखिए मैंने लिखा NH और साथ उसके जनरल ग्रुप अटैच। अब अगले मरहले में क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में, कि यहां से H और यहां से OH मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट वाटर रिलीज कर देंगे और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, उनके मिलने से एक बड़ा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल्स कैसे करनी है आपने, आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लें। मैंने एग्जांपल के तौर पर एसिटाल्डिहाइड को कंसीडर किया है। अब आप जरूरी नहीं एसिटाल्डिहाइड को कंसीडर करें, आप इसकी जगह कीटोन भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह फॉर्मेल्डिहाइड भी ले सकते हैं, क्योंकि दाएं और बाएं लगने वाले कंपोनेंट से रिएक्शन की सिर्फ स्पीड पर फर्क पड़ेगा, रिएक्शन के मैकेनिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या आपने, एक तो बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये कि कंपाउंड को इस तरह से लिख देते हैं। इस तरह से नहीं लिखना आपने एग्जांपल्स में, जैसे मैंने लिखा कि कार्बोनाइल ग्रुप के बिल्कुल सामने इस तरह ऑक्सीजन को शो करें, यानी हॉरिजॉन्टली लिखें कंपाउंड को, कार्बन और कार्बन के साथ ऐसे हॉरिजॉन्टली ऑक्सीजन को लिखें, क्योंकि रिएक्शन में इन दोनों ने हिस्सा लेना, दाएं बाएं वाली चीजों ने हिस्सा नहीं लेना। जैसे मैंने ये एसिटाल्डिहाइड लिखा जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप लिखा, अब साथ में रिएक्शन कर देता हूं विद हाइड्रोक्सल अमाइन। आप देखिए इस हाइड्रोक्सल अमाइन में हाइड्रो ऑक्साइड ये जनरल ग्रुप है, जबकि अमाइन असल अमोनिया का डेरिवेटिव है, अमोनिया से बचा है NH2। आपने NH2 को ऑक्सीजन के सामने लिखना है और जनरल ग्रुप को अपोजिट साइड पर लिखना है। जैसे देखिए यहां भी मैंने हाइड्रोजन लिखा तो NH2 को ऑक्सीजन के सामने लिखा और दूसरा जनरल ग्रुप NH2 बाहर वाली साइड पर लिखा। यहां भी मैंने NH2 को ऑक्सीजन के सामने लिखा और जनरल ग्रुप एनिलीन को बाहर वाली साइड पर लिखा। NH2 को ऑक्सीजन के सामने लिखा, जबकि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल अमाइन को मैंने बाहर वाली साइड पर लिखा। अब बाहर वाली साइड वाली चीजें जिनको मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। रिएक्शन में हिस्सा सिर्फ ये वाला NH2 और ऑक्सीजन लेगा। यहां कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में मिलकर वाटर जनरेट करेंगे, जबकि कार्बन का रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये देखें मैंने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बना दिया। यहां भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। बिल्कुल उसी तरह आपने लेफ्ट और राइट वाले कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ देना है। आपने ये ग्रीन कलर वाले कंपोनेंट्स को नहीं छेड़ना, इनको सिर्फ आपने जोड़ना है कार्बन के साथ। दरमियान में से आप वाटर निकालते जाएं, वाटर निकलता गया और ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होता गया। इस तरह जब आपने हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ रिएक्शन किया एसिटाल्डिहाइड का, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास जो बनी वो कहलाएगी एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन। दिस इज ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप। ये एमसीक्यूज में भी आपको आ सकता है। कार्बन दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड OH। यहां CH3 और H हो या ना हो, कुछ भी हो, अगर ये वाला हिस्सा मौजूद है, इतना हिस्सा, यानी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH, तो आप इसको ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे। इसी तरह हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्राजीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्राजोन में। फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी फिनाइल हाइड्राजोन। इसी तरह अगर आप 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये बहुत अहम कंपोनेंट है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल
फिनाइल हाइड्राजीन। आप ये देखिए, ये बेंजीन का कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो 2 और 4 पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इसलिए इसे कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इसके साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगी 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। और याद रखें, ये हाइड्राजोन की क्रिस्टल्स बन जाएंगी रेड कलर की या येलो कलर की या ऑरेंज कलर की क्रिस्टल्स बन जाएंगी। और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ये अलग से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। डिस्क्राइब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। किसके लिए? तमाम एल्डिहाइड कीटोन्स इस 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके ये रेड, येलो या ऑरेंज कलर की क्रिस्टल्स बना देते हैं, जबकि एल्डिहाइड कीटोन के अलावा दुनिया के कोई भी कंपाउंड्स इस तरह की क्रिस्टल्स जनरेट नहीं करते। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के इस हिस्से की तरफ कि हम मैकेनिज्म को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। मैकेनिज्म का 4 स्टेप्स हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है, पहला स्टेप कहलाता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब है आपने कोई एसिड डाला, एसिड ने जनरेट किया H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव मैदान में आया और इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। यहां क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा H पॉजिटिव को, जो कि किसी एसिड ने पैदा किया था। आप कोई भी एसिड यूज कर लें, जैसे आप HCl यूज करें, HNO3 इस्तेमाल करें या HCl इस्तेमाल कर लें, आपने कोई भी एसिड यूज करना है वो H पॉजिटिव पैदा करेगा। और कार्बोनाइल ग्रुप, ये एल्डिहाइड कीटोन का है, कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं। एक लोन पेयर देकर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपने साथ कनेक्ट करेगा। अच्छा, मैंने जनरल मैकेनिज्म में ये बात आपसे शेयर की थी कि जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और उस ऑक्सीजन को कहा था ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन अपनी इस डेफिशिएंसी ऑफ लोन पेयर को कंपनसेट करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा। नतीजा, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर दोबारा पूरे हो गए क्योंकि उसने कार्बन से खींच लिया। कार्बन के ऊपर इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी पहले स्टेप को कहते हैं प्रोटोनेशन और पहले स्टेप की प्रोडक्ट है कार्बोकेटाइन। दूसरे स्टेप में चलते हैं। कार्बोकेटाइन यानी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, अब एक वीक न्यूक्लियोफिलिक रीजन आसानी से इस पर अटैक कर सकता है। कैसे अटैक होगा? ये अमोनिया डेरिवेटिव मैंने लिखा है जिसमें जनरल ग्रुप को शो किया है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, बहरहाल वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो है। ये अपना लोन पेयर अटैक करवाएगा कार्बोकेटाइन के ऊपर। जो ही ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बोकेटाइन पर जाकर अटैच करेगा, ये देखें ये नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, ये मैंने दाएं और बाएं लिखी है, जनरल ग्रुप को मैंने नीचे लिखा है। चूंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दे दिया, लिहाजा नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस नाइट्रोजन को कहते हैं अमोनियम आयन। अब आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। गलती तब होती है जब आप रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। रट्टा ना लगाएं, तरतीब से चीजों को लिखते जाए। अब मैं अगली तरतीब आपको बताता हूं। अब ये वाला नाइट्रोजन परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि इसने शोहा होकर अपना लोन पेयर दे दिया कार्बन को कि भाई ले लो लोन पेयर। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर जाने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। अब नाइट्रोजन उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बने हुए इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींच लेगा। जो ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का पेयर खींचेगा, हाइड्रोजन की यहां से हो जाएगी छुट्टी, हाइड्रोजन लावारस हो जाएगा। लेकिन सामने कौन बैठा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को डोनेशंस करने का बड़ा शौक है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से कहा, भाई परेशान मत हो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास 2 लोन पेयर मौजूद है। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से उतरा और ऑक्सीजन के पास चला गया, यानी आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ऑक्सीजन के पास पहले 1 हाइड्रोजन था, अब ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये आपको नजर आ रहा है 2 हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ,
क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। अब ऑक्सीजन परेशान है, हमने तो परेशानियां दूर करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री वालों का काम ही परेशानियां दूर करना। अब ये वाला कंपाउंड मैंने तीसरे स्टेप में लिखा। अब कौन परेशान है? ऑक्सीजन। क्यों परेशान है? क्योंकि इसने डोनेशन की है अपना जाती लोन पेयर। किसको दिया है? हाइड्रोजन को। अब जिसको दिया है लोन पेयर, उससे लोन पेयर लेने से तो रहा, क्या करेगा? कार्बन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ताकि अपनी जरूरत पूरी करे। जो ही कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान वाला जोड़ा टूट कर ऑक्सीजन के पास आएगा, यहां से H2O एलेबोरेट हो जाएगा, एमिट हो जाएगा, निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन चूंकि छीना गया है, कार्बन पर जुल्म हुआ है, लिहाजा कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दोबारा कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना, ये वाला कार्बोकेटाइन, इसको मैंने ये लिखा है, थोड़ा सा मैंने इसकी सिमेट्री ऊपर नीचे की है, आप ही ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले नाइट्रोजन नीचे लिखा हुआ था, मैंने इस तरफ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कौन परेशान है? कार्बन। कार्बन के पास कुछ है नहीं कि अपनी परेशानी दूर करे। इसने नाइट्रोजन से राब्ता किया, पाजी मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेरा इलेक्ट्रॉन छीना गया, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। नाइट्रोजन ने कहा तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये चौधरी है इलाके का। इसने कार्बन की परेशानी दूर करने के लिए अपना बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ था उसको तोड़ दिया, और पूरा इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनाने में मसरूफ था, अब वो पूरा जोड़ा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान आ जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन की छुट्टी हो जाएगी। इस तरह फाइनल प्रोडक्ट बन गई, और हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव आयन यहां से रिलीज हो गया। ये वो H पॉजिटिव आयन है जो H पॉजिटिव आयन हमने रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में इस्तेमाल किया था। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन इज बिहेविंग एज ए कैटालिस्ट हियर। दिस इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जहां तक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का ताल्लुक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरह के हैं, एक कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, टोलेंस रिएजेंट, फेलिक सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास है KMnO4 in presence of dilute H2SO4, K2CrO4 in presence of dilute H2SO4, K2Cr2O7 in presence of dilute H2SO4। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जब आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, लेकिन जब आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन नहीं होगी। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है, क्योंकि एल्डिहाइड की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन, लिहाजा एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है, और कीटोन की रिड्यूसिंग पावर कम है तो उनकी ऑक्सीडेशन मुश्किल से होती है। अब अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तीनों की ऑक्सीडेशन करें, दो एग्जांपल मैंने एल्डिहाइड के लिए और दो एग्जांपल मैंने कीटोन्स के लिए। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा मेथड है कि ये वाला एटॉमिक ऑक्सीजन KMnO4 और H2SO4 के रिएक्शन से पैदा होगा, और इन दोनों के रिएक्शन से पैदा होने वाले इस एटॉमिक ऑक्सीजन को हम यहां पर जाकर ऐड कर देंगे। ये बनेगा H, C डबल बॉन्ड O, यहां H है तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऑक्सीजन को अटैच कर दें। इस तरह मेथानल विल बी कन्वर्टेड इनटू मेथानोइक एसिड, जबकि ये हमारे पास है एथानल। यहां भी आप एटॉमिक ऑक्सीजन को पकड़ेंगे, यहां इंसर्ट कर देंगे, तो ये एथानल विल बी कन्वर्टेड इनटू एथानोइक एसिड। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, कन्वर्ट मेथानल इनटू मेथानोइक एसिड, कन्वर्ट एथानल इनटू एथानोइक एसिड। जहां तक कीटोन्स की ऑक्सीडेशन का ताल्लुक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, कीटोन दो तरह के हैं। एक सिमेट्रिकल कीटोन है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दाएं और बाएं एक जैसे ग्रुप्स हैं, और एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है जिसके दाएं और बाएं वाले ग्रुप्स एक जैसे नहीं हैं, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। अब अगर तो सिमेट्रिकल कीटोन है तो सिमेट्रिकल कीटोन के दाएं और बाएं वाले ग्रुप्स एक जैसे हैं। आप किसी भी तरफ से अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। आप दाएं वाली अल्फा कार्बन को ऑक्सीडाइज करें या बाएं वाली को करें, यहां से बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा। अब देखिए, एक कार्बन लेफ्ट साइड पर बचा और दो कार्बन राइट साइड पर बच गए। दो कार्बन वाला आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना है और एक कार्बन वाला आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना, यानी ऑक्सीजन दो कार्बन को दो कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगी और एक कार्बन को एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगी। जहां तक ताल्लुक है अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के दाएं अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और बाएं अल्फा कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। याद रखिए, अनसिमेट्रिकल कीटोन में जब भी ऑक्सीडेशन होगी, प्रेफरेबली उस कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कम है, लिहाजा इस तरफ से बॉन्ड ब्रेक होगा। और याद रखें, छोटा अल्काइल ग्रुप हमेशा कार्बोनाइल कार्बन के साथ रहेगा, इस तरह बॉन्ड उस तरफ से ब्रेक होगा। दो कार्बन वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दो कार्बन वाला दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आमतौर पर इसमें प्योर कंपाउंड बनता है अनसिमेट्रिकल कीटोन में, जबकि सिमेट्रिकल कीटोन में आमतौर पर मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड या कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो सैंपल दिया हुआ है वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन है? इसके ऊपर ये कंफर्मेशन के या एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके लिए मैंने आपको एक टेस्ट बताया था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। ये टेस्ट कंफर्म करता है कि हमारे सैंपल में या एल्डिहाइड है या कीटोन मौजूद है। अब इनमें से क्या है दोनों में से? इसके लिए पहला टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड टोलन्स रिएजेंट टेस्ट। इसी टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। बड़ा मशहूर टेस्ट है सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें हम टोलन्स रिएजेंट ऐड करते हैं एल्डिहाइड के अंदर, यानी आप एक बीकर लेंगे, बीकर में एल्डिहाइड डालेंगे और एल्डिहाइड है या कीटोन है आपको नहीं पता, फर्ज करें वो एल्डिहाइड है, आप उसमें डाल देंगे टोलन्स रिएजेंट। टोलन्स रिएजेंट का फार्मूला है सिल्वर डाइअमाइन हाइड्रो ऑक्साइड। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। जो ही एल्डिहाइड के साथ इंटरेक्शन होगा, सिल्वर +1 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिल्वर 0, यानी मेटेलिक सिल्वर लग जाएगा, बीकर की दीवारों के साथ सारा सिल्वर लग जाएगा और वो सिल्वर मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ उसके साइड प्रोडक्ट्स बनेगी। इसका मतलब है इस रिएक्शन में सिल्वर हैज बीन रिड्यूस्ड, और सिल्वर को रिड्यूस करने की पावर सिर्फ एल्डिहाइड में है, खा वो एल्डिहाइड एलिफेटिक है, खा वो एल्डिहाइड एरोमेटिक नेचर का है, तो वो रिड्यूस कर देगा और सिल्वर मेटल की शक्ल में बीकर के हर तरफ लग जाएगा। इससे कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो सैंपल हमें दिया गया था वो सैंपल दर हकीकत एल्डिहाइड का सैंपल है, उसमें कीटोन नहीं है। अगर कीटोन होती तो वो इस टोलन्स रिएजेंट के साथ इसको रिड्यूस ना कर पाती और यहां पर सिल्वर मिरर भी जनरेट ना होगा। अब चलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की तरफ। फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ये हमने एल्डिहाइड ले लिया बीकर के अंदर। अब मुझे नहीं पता ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, जो सैंपल मुझे दिया गया है फर्ज करें उसके बारे में मेरा क्लेम है कि वो एल्डिहाइड है, तो ऐसा करते हैं, एक बीकर में कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं और टार्टारिक एसिड मिक्स कर देते हैं। इस मिक्सचर को कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। दूसरे बीकर में एल्डिहाइड, जिसके बारे में मेरा दावा है कि वो एल्डिहाइड है, उसके अंदर कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और सिट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं। अगर तो आप टार्टारिक एसिड ऐड करेंगे एल्डिहाइड के साथ
तो फिर साल्ट बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, Cu2O। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है इसकी ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी। ये डाउनवर्ड एरो आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह दूसरे बीकर में भी चूंकि एल्डिहाइड था लिहाजा वो इस सिट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ मिलके क्यूप्रस ऑक्साइड की ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेट बनाएगा। ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेट का बनना इस बात की कंफर्मेशन है कि जो सैंपल हमें दिया गया था वो वाकयातन एल्डिहाइड है। अगर कीटोन होता यहां पर तो ना फैलिंग सॉल्यूशन में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनती, ना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनती। इस तरह इन दोनों टेस्ट की मदद से हमने किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड को कंफर्म कर लिया। याद रखें ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड को कंफर्म करते हैं बाय कलर ऑफ द ब्रिक रेड कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट। कीटोन्स ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। जहां तक ताल्लुक है कीटोन्स की कंफर्मेशन का टेस्ट, तो उसके लिए टेस्ट है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। आप बीकर में वो कंपाउंड लें जिसके बारे में आपका दावा है कि वो कीटोन है, आप उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डाल दें। अगर तो उस बीकर में वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाए, वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो कंपाउंड था वो एल्डिहाइड नहीं है बल्कि वो कीटोन है। दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। डियर स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में मैंने 3 लेक्चर्स शेयर किए हैं। लेक्चर नंबर 1 में प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, लेक्चर नंबर 2 में बेस कैटालाइज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और लेक्चर नंबर 3 में एसिड कैटालाइज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। साथ रहिएगा, इन टॉपिक्स को समझते रहें, इनकी प्रैक्टिस करें, लिख कर देखें, सिमेट्री बनाएं रिएक्शंस की, अरेंजमेंट करें रिएक्शंस की, ताकि हम इनको अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, अप टू द वेल पोजीशन इनको तैयार कर सकें और बोर्ड के एग्जाम्स में हम इंशाल्लाह अपनी एफर्ट से अच्छे मार्क्स लेंगे और लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।